पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग जो होता है वो यांग तियान के सेक्ट के अंदर घुस चुका था और वहां जाने के बाद वो उसके सारे के सारे ट्रेजर वगैरह को चोरी करने लग जाता है, जिस वजह से चू फेंग को बहुत सारे ट्रेजर मिले थे और कई सारी टेक्निक मिलती है। वो वहीं पर उन टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर चुका था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ चू फेंग के जो एंसेस्टर थे उन्होंने उसको एक खास तरह की टेक्निक दी थी, जिसके अंदर फायर और आइस के हेवनली पर्ल होते हैं। तो चू फेंग जब यहाँ पर उनको कल्टीवेट कर रहा था ना, एक गड़बड़ हो जाती है। सुमी और सूरू जो थे उनके अंदर वो दोनों के दोनों हेवनली पर्ल्स जा चुके थे और अंदर जाते साथ ही उन दोनों पर्ल्स ने उन दोनों को वहां पर पजेस कर लिया था, जिस वजह से वो दोनों होश में ही नहीं होते। चू फेंग परेशान कि अब वो इन दोनों को कैसे बचाएगा। अगर कुछ नहीं किया गया तो थोड़े टाइम के अंदर ही सूरो और सुमी इस हेवनली पर्ल की वजह से मारे जाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस यांग तियान को देखते हैं। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस महल के अंदर आता है। जैसे वो यहाँ पर आता है, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यहाँ पर कई सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और उनको मारा जा रहा होता है। यहीं पर वो यांग तियान आया हुआ था और जैसे वो थोड़ी दूर आता है ना, वहां पर हम देख पाते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई डीमन क्वीन वगैरह है और उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाइथन होता है जो कि उसका पालतू पेट है। तो वो जो डीमन क्वीन थी वो बाकी लोगों से कहने लग जाती है, जिसको वो मार खिला रही थी, कि तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे पास टेक्निक वगैरह तो है लेकिन इतनी भी खास नहीं कि वो मुझे इम्प्रेस कर सके। सिर्फ एक ही बंदा है जो मुझे यहाँ पर इम्प्रेस कर सकता है और वो है यांग तियान। तो यांग तियान इसके बाद ना डीमन क्वीन के पास आता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। मैंने काफी हद तक के किंगलोंग सेट को नुकसान पहुंचाया है और सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें कामयाब रहा ना तो 9 प्रोविंस जितने भी है ना, सबके ऊपर कंट्रोल बना लूंगा और सबको आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। उसके बाद आप बेफिक्र होकर पूरे के पूरे 9 प्रोविंस के अंदर ना कब्जा कर सकती है और वहाँ की आप रानी बनेंगे। लगता है कि यांग तियान ना इसी डीमन क्वीन जो है उसका कोई चेला या उसका कोई दोस्त होगा। तो डीमन क्वीन यांग तियान से कहती है कि तुम्हारी हर एक शब्द जो तुमने यहाँ पर कहे है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जैसे तुम कहते हो तुम वैसा करते हो। लेकिन हाँ, दिक्कत वाली बात एक ये है कि तुम्हारे सेक्ट को तो चू फेंग ने वैसे ही भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और उसको लूट लिया है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास जब कुछ भी नहीं है तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो वो कैसे पूरा करोगे। वो यहाँ पर अपने नाखून को ही उस यांग तियान के अंदर घुसाते हुए कहती है कि बताओ तुम ये काम कैसे करने वाले हो, अकेले दम पर करोगे क्या, अकेले 9 प्रोविंस के ऊपर कब्जा करोगे। तो यांग तियान कहता है कि मैंने एक बहुत ही खास प्लान बनाया है। मुझे पता चला है कि जितनी भी वो 9 प्रोविंस के लोग है ना, एक खास तरह की मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद वो जाएंगे डीमन डोमेन के ऊपर हमला करने के लिए। वहाँ पे कुछ ट्रेजर वगैरह होंगे, उनको ढूंढने के लिए वो 9 प्रोविंस के जितने भी मास्टर वगैरह है ना, वो सब जाने वाले। तो अगर हम यहाँ पर किसी तरह से मौके का फायदा उठाते हुए उनके ऊपर अटैक कर देना तो एक बार के अंदर हम 9 प्रोविंस के हर एक बंदे को मार सकते हैं जो वहाँ का लीडर होगा। और अगर लीडर मर जाए तो 9 प्रोविंस की क्या ही औकात रहेगी, उसके बाद तो वो आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा। जब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो दिमाग तो है ना कम से कम हमारे पास। तो डीमन क्वीन कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें एक और चांस देती हूँ। उम्मीद करती कि तुम मुझे इस बार डिसअपॉइंट नहीं करोगे और जो तुमने कहा है तुम अपना काम करोगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर डीमन क्वीन जो थी यांग तियान को एक खास तरह का बॉक्स देती है और कहती है कि ये बॉक्स तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। अब उस बॉक्स के अंदर था ऐसा क्या जो कि बहुत ज्यादा काम आ सकता है यांग तियान के, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो आगे ही पता चलने वाला है। लेकिन बॉक्स को पाकर वो यांग तियान बड़ा खुश हो गया था, मानो कि जिसको उसको तलाश थी वो चीज उसको मिल गई। यांग तियान अपने मन में कहने लग जाता है कि चू फेंग बस बच के रहना, ये जो अभी मुझे दिया है ना डीमन क्वीन ने गिफ्ट, वो तेरे ऊपर ही इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद देखना तेरा क्या हाल होने वाला है, तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा ही नहीं। तो जैसे यांग तियान यहाँ से जाता है ना, वहाँ पर वो जो डीमन क्वीन होती है उसका बेटा आकर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको नहीं लगता कि यांग तियान का बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग था, वो आया तो था यहाँ पर हमें बताने के लिए कि वो हमारे साथ है, लेकिन इसका चेहरा देखकर मुझे ऐसी फीलिंग नहीं है। तो उसकी माँ यानी डीमन क्वीन कहती है कि फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें थोड़ा और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब लगेगा कि गड़बड़ कर रहा है तो हम एक ही बार के अंदर इसको खत्म कर देंगे, बस सही मौके का इंतजार करो, धीरे धीरे करते हुए सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलेगा जैसा हमने प्लान बनाया है। इसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी तैयारियां की गई थी, क्योंकि यहाँ पर वही मीटिंग होने वाली है जो कि 9 प्रोविंस के सारे मास्टर यहाँ पर आएंगे। इस मीटिंग को होस्ट करने वाले थे सुप्रीम विला, एक सेक्ट का नाम है, वो लोग इसको होस्ट कर रहे थे। और वो सेक्ट कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि 10,000 डीमन माउंटेन जो है ना वो उनके गार्डियन है। 10,000 डीमन माउंटेन सुप्रीम विला के कंट्रोल में ही आता है। तो लोग तो कह रहे थे कि जब यहाँ पर सुप्रीम विला वाले लोग ये काम कर रहे हैं ना तो सब कुछ तो खास होना ही है, क्योंकि उनके किए गए काम में कभी कोई कमी होती ही नहीं है। देख रहे हो कितना अच्छे से इस शहर को सजाया जा रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है। तो जैसे कुछ बंदे वहां से आगे बढ़े थे ना, हम देख पाते कि यहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच चुका है। इसका नाम था मोरोंग और ये स्वॉर्ड वैली का यंग मास्टर है। तो जैसे वो आगे बढ़ा था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो मेरा रास्ता रोक के खड़ा है। वो अपने ऑरा से ही कुछ बंदों को उठाकर दूर फेंक देता है कि जब मैं चलता हूँ ना तो मेरे सामने से रास्ता खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। चू फेंग भी वहीं पर खड़ा हुआ था, जो यहाँ पर मोरोंग को देखकर हैरान रह जाता है कि क्या है ये, मुझे इस मोरोंग के अंदर तो कोई खासियत नहीं लग रही, लेकिन इसके पीछे जो इतनी बड़ी वाली स्वॉर्ड रखी है ना, ये मुझे कोई नॉर्मल नहीं लग रहा।
ये मुझे लग रहा है कि कोई लेजेंडरी वेपन है। ऊपर से ये स्वॉर्ड वैली से आता है, तो इसकी स्वॉर्ड वैली की ये कोई टॉप स्वॉर्ड होगी। वहाँ का यंग मास्टर है तो टॉप स्वॉर्ड तो इसके पास होनी ही है। लेकिन चूफेंग आपस में जो वहां पर खड़े लोग थे ना, उनसे बात को सुन लेता है कि वो लोग कह रहे हैं 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कमाल का ट्रेजर मौजूद है। जितने भी बाहर ट्रेजर है ना, जैसे कि इस मोरॉन की स्वॉर्ड हो गई और बाकी के ट्रेजर वगैरह, उन सभी का एक ही लेवल का ट्रेजर है जो कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, जिसको आज तक की कोई भी ढूंढ नहीं पाया। सबने कोशिश की लेकिन किसी के हाथ वो कभी लगा ही नहीं। तो क्वीन जैसे ही सुनती है ना, वो चूफेंग से कहने लग जाती है कि चूफेंग, उस मंकी जो स्पिरिट था उसने कहा था ना कि इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर है जो कि सब ट्रेजर का किंग है। अगर किसी के पास भी वो ट्रेजर आ जाता है ना, तो वो अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा बूस्ट कर लेगा कि उसके सामने किसी का टिक पाना नामुमकिन होगा। तो मुझे लगता है कि वो उसी ट्रेजर की बात कर रहा था जो कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर मौजूद है। तो चूफेंग कहता है कि 10,000 डीमन माउंटेन में जाना ना, जब तक कि यहाँ पर सुप्रीम वालों की परमिशन नहीं होगी कोई नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले इस पार्टी को अटेंड करना होगा, यहीं से मुझे मौका मिल सकता है 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर एंट्री मारने का, क्योंकि अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो जो ट्रेजर का किंग है ना, वो मेरा ही होगा। अब दुनिया की कोई ताकत मुझसे वो नहीं ले सकती। तो चूफेंग जैसे वहां से आगे बढ़ा था ना, उसको वहां पर नजर आता है कि दो लोग आपस में लड़ाई करें। अब लड़ाई इनके बीच किस वजह से हुई थी वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। एक बंदे के पास ड्रैगन स्पिरिट होती है तो दूसरे के पास एक बीस्ट स्पिरिट थी। वो दोनों अपनी अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी इनका मुकाबला बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कोई जल्दी जीत ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो जो ड्रैगन पावर वाला बंदा था ना, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो बीस्ट स्पिरिट वाला जो बंदा था ना, वो यहाँ पर कहता है कि देखो मुझे चूफेंग चाहिए, क्योंकि जब चूफेंग घोस्ट टावर के अंदर गया था ना, वहां पर जाने के बाद उसने मेरे भाई को बहुत मारा था, मेरे भाई यानी कि बूफान को। और सच में सीजन 1 के अंदर चूफेंग घोस्ट टावर के अंदर बूफान नाम के बंदे को कुत्तों की तरह मारता है। जब बूफान ने चूफेंग के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, तो उसी का ये भाई था। वो पागलों की तरह चूफेंग को ढूंढ रहा था। तो सामने जो उसका बंदा होता है ना, ड्रैगन स्पिरिट वाला, वो एक स्पिरिटिस्ट होता है। तो उसी से पूछ रहा था कि बता चूफेंग को तूने कहाँ छुपा कर रखा है। तो वो स्पिरिटिस्ट बंदा कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि चूफेंग कहाँ पर है, तुम चूफेंग का नाम लेकर यहाँ पर आकर हमसे फाइट नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हारा फाइट करके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई बूफान ने पहले चूफेंग को उंगली की थी, और चूफेंग को जो उंगली करता है वो उसको छोड़ता नहीं है। तो सिर्फ इसी की सजा उसको मिली है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कल्टी मार लो। तो इस तरह का बूफान का भाई, जिसका नाम किंगमिंग था, वो कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम लोग चूफेंग को छुपा रहे हो ना, चूफेंग बचेगा नहीं। तो जैसे वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, वहाँ पर चूफेंग एक एंट्री मारता है कमाल वाली, और कहता है कि लगता है आजकल कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकने लग गए। जैसे किंगमिंग यहाँ पर चूफेंग को देखता है ना, वो कहता है कि आखिरकार तू आ ही गया, तेरा ही तो इंतजार हो रहा था, अब तू आ गया है ना, तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए चूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। वो अटैक तो कर पाता है, लेकिन उसका अटैक चूफेंग तक पहुंचा ही नहीं था। पर तभी वहां पर एक दूसरा बंदा होता है जो तुरंत ही उस किंगमिंग को स्टॉप कर देता है, और उससे कहते हैं कि देखो तुम जी क्लान से आते हो, जो कि 9 प्रोविंस के अंदर एक अच्छा क्लान माना जाता है। ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन भी हेवन मार्शल रैल्म के ऊपर है, और तुम सिर्फ एक मार्शल रैल्म के बंदे को बुली कर रहे हो। इस बंदे ने अपना चेहरा ढक कर रखा था, लेकिन देख कर तो लग रहा था कि वही प्रिंस है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। तो वो मिस्टीरियस बंदा जो यहाँ पर आया था, वो किंगमिंग से कहता है कि बड़ी शर्म की बात है, तुम्हें अपने बराबर के बंदे से मुकाबला करना चाहिए, वरना तो ऐसे बच्चों के साथ तुम फाइट करते रहोगे। क्वीन जब यहाँ पर उस मिस्टीरियस बंदे को देखती है ना, तो वो कहती है कि इसके अंदर ना इंपीरियल ब्लड लाइन है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है। चूफेंग भी हैरान कि इंपीरियल ब्लड लाइन क्या होता है। तो क्वीन कहती है कि ये बंदा मुझे लगता है ना कि जियांग क्लान से आता होगा, और वहाँ का कोई प्रिंस वगैरह होगा, क्योंकि तभी इसके अंदर इंपीरियल ब्लड लाइन है। और जियांग क्लान जो है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है 9 प्रोविंस के अंदर। इसी वजह से 9 प्रोविंस के अंदर जियांग क्लान का काफी बड़ा दबदबा है। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो थंडर पावर है ना, अगर तुम उसको और अच्छे से थोड़ा सा सीख लोगे, तो उसके बाद इसकी इंपीरियल ब्लड लाइन भी ना तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी, और अगर तुम अपने कोशिश करोगे तो तुम इसको हरा पाओगे। ये बंदा तुम्हारे मुकाबले का नहीं होगा फिर। तो इससे टेंशन लेने की, इसकी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वो बंदा सामने निकल कर आता है, जो कि सच में वही प्रिंस था, और कहने लग जाता है कि देखो मैं ना सब जगह सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, जहाँ पर भी कुछ गलत होता हुआ नजर आता है, मैं वहाँ पर इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच जाता हूँ, और यही करने के लिए मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ। तो तुम दोनों का अगर पुराना हिसाब किताब है ना, उसको पूरा करना चाहते हो, तो एक काम करो, जिस रैल्म के ऊपर अभी चूफेंग मौजूद है ना, किंगमिंग, तुम भी अपने रैल्म को सप्रेस करके वहीं पर ले आओ, दोनों एक जैसी पावर का यूज करो, तब जाकर मुकाबला टक्कर का होगा। तो किंगमिंग कहने लग जाता है कि अरे तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को सप्रेस करूँ? अगर मैं अपनी पावर को ना भी यूज करूँ ना, तो मेरे 2 चमाड़ के अंदर ये चूफेंग मर जाएगा। मैं एक हाथ से भी इस चूफेंग की जान ले सकता हूँ। तो वो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करता है, और जैसे उसने ये किया था, चूफेंग तुरंत ही कूद जाता है उसके बीच में, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि ऐसा लग रहा था कि उसका एक हाथ ही टूट गया। चूफेंग यहाँ पर उस किंगमिंग से कहता है कि तू अपनी कोई भी कल्टीवेशन पावर को क्यों ना यूज कर, तू कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो,
हो जाऊं, लेकिन मैं किसी से न डरता हूँ ना किसी से हारता हूँ। चू फेंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उसको कुत्तों की तरह मारता है, अपनी वो लाइटनिंग पावर को यूज करता है और उसकी मदद से वो उठा कर पटके जा रहा था उस किंगमिंग को। किंगमिंग की हालत खराब हो जाती है, वो तैयारी के साथ आया हुआ था, इतने सालों से वो अपना बदला लेने के लिए तैयार था चू फेंग से, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो वो चू फेंग के सामने पिट गया। मुझे स्पिरिट्स वगैरह था ना वो लोग तो कहने जाते कि चू फेंग यहाँ पर इस किंगमिंग के साथ इतना टाइम पास क्यों कर रहा है, अगर वो चाहे तो एक थप्पड़ के अंदर सच में उस किंगमिंग की जान ले लेगा। लगता है कि चू फेंग उसके साथ खेल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि चू फेंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो पहला इंसान था जो कि 100 साल के अंदर उस घोस्ट टावर को कंप्लीट करके बाहर आया था, वरना जो भी घोस्ट टावर के अंदर जाता था कभी भी लौट कर नहीं आता था। चू फेंग ने ये कारनामा करके दिखाया था, तो उसका मुकाबला करना, उसकी पावर को अंदाजा लगाना, समझ पाना कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, किसी के लिए भी नामुमकिन काम है। तो वहीं चू फेंग जो था किंगमिंग से कहता है कि क्या वो भी किंगमिंग, टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और तेरे साथ खेलना है, तो खेलना चाहता है तो खेल, वरना फिर मैं अभी तेरे को टपका देता हूँ, तुझे अपनी फुल पावर यूज करनी है तो कर ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते साथ ही वो जो किंगमिंग होता है ना वो अपनी सारी पावर को यूज करने लग जाता है और वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर चुका था ताकि वो चू फेंग की जान ले सके। उसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लोग तो कहने लग जाते कि ये तो बहुत कमाल का अटैक कर रहा है, और चू फेंग सिर्फ मार्शल रैंक पे होने के बाद इस अटैक को कैसे ही झेल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि चू फेंग ये काम कर पाएगा। किंगमिंग का जो अटैक था उसका नाम था माउंटेन क्रशिंग स्ट्राइक, और उसने सीधा देकर मार दिया था चू फेंग के ऊपर वो अटैक। लेकिन चू फेंग भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है और उसकी मदद से वो माउंटेन वाला जो अटैक था ना उसके ऊपर अटैक देकर मार देता है। साथ ही साथ वो अपनी असुरा लाइटनिंग पावर को भी यूज करता है और उसकी मदद से जितने भी अटैक वगैरह आ रहे थे वो उस सभी को डिस्ट्रॉय करता है, और साथ ही साथ वो उस किंगमिंग के ऊपर भी एक घसीट कर पंच मार देता। लेकिन किंगमिंग यहाँ पर एक चालबाजी कर जाता है। जब चू फेंग उसके करीब आया था ना तो वो एक अजीब सी डिमोनिक पावर को चू फेंग के अंदर भर देता है, और देखते ही देखते वो जो किंगमिंग था वो एकदम अजीब तरह से ट्रांसफॉर्म होने लग गया था। वो इंसान कम, वो किसी शैतान जैसा बन गया होता है, बहुत घिनौना और काफी ज्यादा अजीब नजर आ रहा था वो। तो उसके बाद वो चू फेंग से कहने लग जाता है कि चू फेंग देख रहा है, मैंने ये नई पावर सीखी थी खास तेरे लिए कि तुझे इसी से मारूंगा, तुम ना यहाँ पर मुझे टच भी नहीं कर सकता। अब मेरा मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इस टेक्निक को नाम दिया हूँ थॉर्न आर्मर, तो चला जा दिखा मुझे कि तू क्या कर सकता है। तो ये सुनते साथ ही चू फेंग वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है कि ठीक है तुझे देखना है ना मेरी पावर, अभी दिखाता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर चुका था और अपने स्पिरिट की पावर को वो खुद में मर्ज करने के बाद सीधा चला जाता है उस किंगमिंग के साथ मुकाबला करने के लिए। किंगमिंग और उस चू फेंग के बीच में कमाल का बैटल होता है, जहाँ पर चू फेंग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना मारता है कि धोबी भी अपने कपड़े को नहीं मारता होगा, इतना मार कर सुझा चुका था वो किंगमिंग को। वो उठाकर ऐसा पटकता है कि आधा से ज्यादा किंगमिंग जमीन के अंदर ही धंस चुका था। ये नजारा देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक मार्शल रैंक का बंदा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जो हेवन मार्शल रैंक के बंदे को आसानी से जमीन के अंदर ही गाड़ दे, वो भी जिंदा। किंगमिंग जो था वो यहाँ पर वापस से हिम्मत करता है, हिम्मत करके खड़ा होने लग गया था कि नहीं, इतने साल से इस मौके का इंतजार करता, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। पर जैसे वो फाइट करने जा रहा था ना कि तभी वहां पर कोई दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है और वो गुस्से में कहता है कि शांत हो जाओ तुम लोग, कौन है यहाँ पर जो फाइट कर रहा है। यहाँ पर कुछ मास्टर वगैरह आ चुके थे जिन्होंने इनकी फाइट को रुका दिया था। ये सुप्रीम विला वाले ही मास्टर थे और यहाँ पर उनका हेड भी होता है जिसका नाम किंगलिन है। किंगलिन यहाँ पर चू फेंग और किंगमिंग से कहते हैं कि देखो अपना झगड़ा बंद करो और मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो देख कर पहले कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोग आखिर आते कहाँ से, कौन से सेक्ट से तुम लोग बिलोंग करते हो। और जब किंगलिन यहाँ पर देखता है ना कि यहाँ तो वो प्रिंस भी मौजूद है तो वो हैरान रह जाता है कि प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये किसका साथ देने के लिए आया हुआ है। तो चू फेंग बताता है कि मैं किंगलोंग सेक्ट से आता हूँ, मेरा नाम चू फेंग है। और प्रिंस कहता है कि मैं तो वैसे भी इतना खास फेमस बंदा हूँ नहीं, इसलिए मेरे बारे में जानकर आप क्या ही करेंगे। लेकिन किंगलिन समझ चुका था कि असल में ये प्रिंस है कौन, तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों का मेरे इस महल के अंदर वेलकम है, तुम बिल्कुल आ सकते हो मेरे सुप्रीम विला के अंदर। तो ये सुनकर बाकी लोग हैरान रह जाते कि इनको कैसे ऑफर मिल गया अंदर जाने का, हम तो यहाँ पर इंतजार करें, हमें तो सुप्रीम विला के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। उसके अंदर तो सिर्फ जितनी भी 9 प्रोविंस के सेक्ट है उनके जीनियस वगैरह है वही लोग जा सकते हैं। चू फेंग को तो ऐसे ही फुकट में मौका मिल गया अंदर जाने का। किंगलिन जो था ना वहाँ पर उसका वो डिसेबल भी मौजूद होता है जो कि उसका खास डिसेबल है। वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर किंगलिन मुझे नहीं लगता कि ये चू फेंग कोई कमाल का बंदा, ये किसी गरीब सेक्ट से आया हुआ लगता है, और अगर ये अंदर जाएगा तो हमारी शान खराब हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको टपका देते हैं क्या। लेकिन उसका मास्टर उसको शांत करा देता है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते ही देखते 9 प्रोविंस के जितने भी मास्टर वगैरह थे ना वो एक के बाद एक करते हुए वही मीटिंग वाली जगह पर आकर पहुंचने लग जाते हैं। वो सभी अपने शिप्स के अंदर आए हुए थे और उन्हीं से एक शिप के अंदर ना वो चू फेंग उस प्रिंस के साथ बैठा होता है, जहाँ पर प्रिंस चू फेंग को बताता है कि तुम्हें पता है मैं वही प्रिंस हूँ, मेरे अंकल थे जिसने तुम्हें बचाया था उस वैली के अंदर से, तुम मर रहे थे ना तो तुम्हें बचाने वाले मेरे अंकल ही थे। तब चू फेंग को याद आता है कि अरे हाँ अब मुझे याद आना कि ये लोग है कौन। प्रिंस चू फेंग से कहता है कि चू फेंग मैंने सुना कि तुमने ना उस यांग के लिंगिन सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो कि बहुत कमाल की बात है। तो चू फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, जब मैं गया था ना उसका यांग का सेक्ट
लूटने के लिए। तो मैंने वहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ के लोग किसी खास तरह की ब्लड पावर को यूज करते हैं। वो पावर ऐसी कि एक दूसरे को ही उसमें डिवोर किया जाता है। ये बहुत गलत बात थी, तो मुझे सही लगा कि मुझे उस सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यही वजह से मैंने यांग तियान के पूरे सेक्ट को ही बर्बाद कर दिया। तो ये सुनकर यहाँ पर वो प्रिंस चुफेंग से कहता है कि चुफेंग, तुम्हें ना एक चीज नहीं पता है, वो जो खास तरह की ब्लड टेक्निक है ना जो कि यांग तियान के सेक्ट वाले यूज करते थे, वो सिर्फ उनकी टेक्निक नहीं है। असल में इस टेक्निक को बनाने वाले जी क्लान के लोग थे। चुफेंग सुनकर हैरान हो जाता है कि ये जी क्लान क्या है, ये कौन लोग है, मुझे तो नहीं पता। तो प्रिंस बताता है कि एक ईस्टर्न सी नाम की जगह है, वहाँ पर ना उस जी क्लान वालों का कब्जा है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 क्लान है, जी क्लान है, लियू क्लान है और जाओ क्लान है। वो तीनों की तीनों ना एक एक कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेते हैं। सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तब जी क्लान वालों को ना ज्यादा ही चर्बी चढ़ी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे बाकी कॉन्टिनेंट के ऊपर भी ना अब ना कब्जा करेंगे, ताकि पूरा का पूरा ईस्टर्न सी जो है ना वो उनके कंट्रोल में आ जाए। और हम देख पाते हैं कि वो जो डीमन क्वीन जिसको शुरुआत में हमने देखा था ना, वो असल में जी क्लान की ही वो लीडर होती है। प्रिंस बताता है कि जी क्लान वालों ने अपनी पावर को बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया लियो क्लान और जाओ क्लान के ऊपर। उनके पास कई सारी इविल टेक्निक थी और उसी का यूज करते हुए वो बाकी क्लान को हराने में कामयाब रहे। जी क्लान के पास पूरा का पूरा ईस्टर्न सी का इलाका आ गया। इसके बाद अब जी की वो जो क्वीन है ना, उसने डिसाइड किया कि वो 9 प्रोविंस के ऊपर भी अपना कब्जा करेगी। लेकिन तुमने वो जो यांग तियान का लिंगियम सेक्ट है ना, उसको बर्बाद करके उस डीमन क्वीन जो है उसके पान में बहुत बड़ी बाधा डाल दी है। इस वजह से तुमने बहुत बड़ी दुश्मनी अपने सर मोल ली है। मैंने तो ये भी सुनकर रखा है कि जी क्लान की वो जो डीमन क्वीन है ना, उसने अपने कुछ बंदों को भेजा है 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाने के लिए, ताकि वो जो ट्रेजर का किंग है ना उसको हासिल कर सके। और तुम्हें पता है यही काम के लिए मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। चुफेंग तो ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि यार कहाँ से मुसीबत आकर टपक रही है। अब वो किंग ट्रेजर भी मौजूद है, वो जी क्लान वालों के साथ भी मैंने दुश्मनी ले ली, ऊपर से ये जो सुप्रीम वेला वाले लोग हैं इनको देखकर तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अंदर से मुझे लग रहा है कि कुछ घोटाला कर रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन अपना दोस्त है कौन अपना दुश्मन बना हुआ है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम वेला का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसने अपने आप को पूरा ढक कर रखा था और यहाँ पर आने के बाद ना वो कुछ ट्रेजर वगैरह को चुरा रहा होता है। जैसे वो ये काम कर रहा था, वहाँ पर एक बंदा आने लग जाता है कमरे के अंदर, जो कि सुप्रीम वेला का ही कोई मास्टर लग रहा था। तो जैसे वो अंदर आता है ना, तो ये बंदा जो कि ढक कर रखा था खुद को और कुछ चुरा रहा था, वो तुरंत ही उसको मारता है और उसकी जगह ले लेता है। मतलब कि उसने उस मास्टर का ही लुक ले लिया था। अब यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा कि जो उनके साथ घूम रहा है वो सुप्रीम विला वाला मास्टर है या फिर यही कोई मिस्टीरियस बंदा है जिसने उसको मार कर उसकी जगह ली है। लेकिन ये था कौन, करना क्या चाहता है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो मस्त नहा वहा कर बाहर निकलती है, पूरा अपने आप को तैयार कर रही थी। लग रहा था कि ये कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल लड़की है जो कि आज की होने वाली पार्टी की बहुत ज्यादा खास होगी। इसी वजह से उसको एकदम बेस्ट तरीके से तैयार होना था और वो अपने आप को तैयार करने में लगी होती है। काफी ज्यादा सुंदर भी थी वो। इसके बाद हम उसी मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बाकी के 9 प्रोविंस के मास्टर वगैरह आए हुए थे ना, वो सभी पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर वो जो किंगलिन होता है वो कहने लग जाते हैं कि आप सभी का वेलकम है मेरे सुप्रीम विला जो है उसके अंदर आने के लिए। मैंने आपको सभी को यहाँ पर बुलाने की इजाजत मांगी और आप सब बेफिक्र यहाँ पर आ गए, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छा पार्टी का बंदोबस्त किया गया, तो आप बिल्कुल यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। लड़कियां होती है वो 9 प्रोविंस के सारे मास्टर को शराब वगैरह दे रही थी और उनका एंटरटेनमेंट कर रही थी। उन्हीं में चूफेंग भी होता है जो बिंदास यहाँ पर बैठा हुआ था। किंगलिन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि इस मीटिंग का ना एक खास मकसद ये है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया दूल्हा ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ज्यादा बहादुर हो और योद्धा हो, ताकि वो मेरी बेटी से शादी कर सके। और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस चीज के अंदर ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको ट्रायल को पास करना होगा जो कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर होगा। जो भी इस ट्रायल को पास करेगा 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाकर क्लियर करेगा सारे ट्रायल को, वही मेरी बेटी से शादी करेगा। बिल्कुल स्वयंवर लगता है ना, वैसा ही हो रहा था काम यहाँ पर। तो 9 प्रोविंस के बाकी बंदे कहना लग जाते कि सीधा 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाना है, ये काफी खतरनाक चीज तो नहीं हो गई? आपको पता है कि वहाँ जो जाता है जल्दी कोई वापस लौट कर नहीं आता, तो आपकी बेटी छोड़ो हमें हमारी जान तक नहीं मिलेगी अंदर। तो किंगलिन कहता है कि अरे नहीं, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जितने भी पावरफुल बीस्ट वगैरह थे ना, उन सभी को मास्टर वगैरह हैं जो उनको देखते रहेंगे, उन पर नजर रखेंगे ताकि वो लोग आपके ऊपर अटैक ना करें। आपको छोटे मोटे ही ट्रायल को पास करना है और ट्रायल के मुताबिक जो छोटे मोटे कम लेवल के बीस्ट होंगे ना, उनको मारना है। जो जितने बीस्ट को मारेगा वही ये ट्रायल पास करेगा और मेरी बेटी से शादी करेगा। इससे ज्यादा मैं लो लेवल पे इस ट्रायल को नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बंदा जो कि काबिल हो मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने के। जब तुम इतने से ही डर जाओगे तो तुम लोगों की वैसे भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 9 प्रोविंस के जितने भी जवान बंदे थे ना, वो तो खुश जाते कि अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, हम ट्रायल को पूरा करेंगे और इस किंगलिन की बेटी से शादी करेंगे। सारे के सारे जवान लड़के इसके लिए तैयार हो चुके थे कि हम तो ऐसा मौका जाने नहीं देने वाले। वो तुरंत जा रहे होते हैं 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर। लेकिन क्वीन जो थी वो तो यहाँ पर कहने लग जाती है चूफेंग से कि ये सारे के सारे बेवकूफ ठरकी कहीं के लड़की पाने के लिए 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जा रहे हैं और ये
चीज के लिए वो लोग जाएंगे ना तो फंसेंगे बहुत बुरा वाला। तो चूफेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि किंगली जो है ना वो यही काम करवाना चाहता है। वो जानबूझ के लोगों को फंसा रहा है 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर भेजकर, क्योंकि उसकी शक्ल को ही देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ बात छुपा रहा है। बाहर से कुछ और कहता है, अंदर उसका कुछ और मकसद होता है। तो अब ये ट्रायल शुरू होने वाला था ना, तो उससे पहले एक बार फिर से पार्टी वगैरह रखी जाती है। लड़कियां डांस करती है, सभी को शराब पिलाती है, सभी को मस्त एंटरटेन कर रही थी। इसके बाद सभी मौत के सफर पर निकलेंगे, यानी कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाने के। और जब यहाँ पर सारी लड़कियां डांस कर रही थी ना, उन्हीं में वो लड़की भी आती जिसको कुछ टाइम पहले हमने देखा था तैयार होते हुए, और यही वो खास लड़की थी इस पूरे के पूरे पार्टी की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर है और इसी को देखने के लोग मरते हैं। एक इसकी झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए थे। वो यहाँ पर आने के बाद डांस करके सभी को एंटरटेन कर रही होती है। उसके ऊपर सारे लोगों की नजर थी, लेकिन उसकी नजर चाहती है वो जो लड़की थी चू फेंग के ऊपर, कि चू फेंग उसको इग्नोर कैसे कर सकता है, क्योंकि चू फेंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो लड़की अपना डांस करते हुए चू फेंग की तरफ ही इशारा करती है, लेकिन फिर भी चू फेंग उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन बाकी लोग तो दीवाने हो चुके थे उस लड़की के। वो सभी लोग उस लड़की का हल्का सा अटेंशन पाना चाहते थे, लेकिन चू फेंग तो बस यहाँ पर अपना मगन होता है। तो वो लड़की खुद ही यहाँ पर चू फेंग के एकदम करीब आकर पहुंच जाती है, और यहाँ पर आने के बाद वो अपने जादू का यूज करते हुए चू फेंग को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी चू फेंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पर बस यहाँ पर एटीट्यूड में बैठा हुआ था और कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को या इसकी पावर को कहीं ना कहीं तो महसूस किया है। समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको देखा है मैंने। तो वहीं वो जो लड़की थी वो किंगलन के पास आती है और कहने लग जाती है कि देखो, मैं ना इस तरह की चीज में बार बार तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। ये आखिरी बात है जब मैं तुम्हारे सामने लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस कर रही हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी और कहना भी नहीं करने को। तब जाकर यहाँ पर वो जो किंगलन था ना, वो अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पर उसी लड़की को यूज करता है ताकि बाकी के जो ठरकी लौंडे है ना वो यहाँ पर आए और उसकी बातों में फंस कर चले जाए उसी 10,000 डीमन माउंटेन के बीस्ट को मारने के लिए, वहां से ट्रेजर लाने के लिए। क्योंकि जो भी 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर ट्रेजर लाता है ना, ये किंगलन सारे ट्रेजर को खुद अपने पास रख लेता है। जो लोग मर जाते हैं वहां जाने के बाद उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, और जो जिंदा बचकर आते हैं ट्रेजर को लेकर आते हैं वो सब इस किंगलन अपने पास ही जमा कर लेता है। किंगलन कह रहा था कि मैं तो आराम से इस लड़की को अपनी मुट्ठी में कर लूं, जिस तरह से चाहूं उस तरह से मैं उसको चला सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो ओल्ड मैन जो कि हमेशा इस लड़की के साथ रहता है और उसका गार्डियन बनकर रहता है। क्योंकि वहां पर एक ओल्ड मैन भी बैठा हुआ था और ये उसी लड़की का ना गार्डियन होता है कि उस लड़की के ऊपर कुछ भी खतरा आएगा तो वो जाता है ओल्ड मैन और मैटर को सॉल्व करता है। तो किंगलन थोड़ा सा ना उस ओल्ड मैन से डरता है, इसी वजह से वो उस लड़की को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले रहा, वरना तो अब तक उसने उसके साथ कांड कर दिया होता। इसके बाद वो ओल्ड मैन जो होता है उसी लड़की के पास आता है और उसे कहना चाहते हैं कि देखो, 10,000 डीमन माउंटेन के जाने का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। अगर तुम वहां पर जाने वाली हो तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर जाना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे टेक्निक चाहिए जिसकी मदद से मैं अपना हेवन मार्शल रैंक ब्रेक थ्रू कर सकूं। अगर एक बार मैंने अपना हेवन मार्शल रैंक ब्रेक थ्रू कर दिया ना, तो उसके बाद मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और उसके बाद जिसने भी मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है ना, मैं एक एक को चुन चुन कर काट डालूंगी। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे अरे यार शांत हो जाओ, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाओगे ना, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। और वहां जाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये हो जाएगा कि अगर किसी को पता चला कि तुम्हारी जो बॉडी है वो एक हेवनली डिवाइन बॉडी है, तो गड़बड़ तो और बढ़ने वाली है। तुम दुनिया से छुपा कर रखना कि तुम्हारी बॉडी हेवनली डिवाइन बॉडी है। तो वो लड़की कहती है ओल्ड मैन से कि ग्रैंडपा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने मेरे बारे में ये चीज जान भी ली ना, तो सीधा का सीधा मैं उसको काट डालूंगी। तो वही चूफेंग जो होता है ना, वो अपना कमरे के अंदर थोड़ा सा कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसको भी जाना है ना वो डीमन माउंटेन के अंदर कल सुबह में। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा रात को आराम कर रहा था, लेकिन जैसे वो ये काम कर रहा था कि तभी वहां पर दरवाजा खुलता है, अंदर से कोई एंट्री मार रहा था। लेकिन ये कौन था ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता, और हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।